हे दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। IUCN की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इस पृथ्वी पर 21,30,000 प्रजातियां विद्यमान थी। इनमें से 10,50,000 इंसेक्ट्स की प्रजातियां हैं, जबकि 11,000 बर्ड्स की प्रजातियां हैं, 11,000 रेप्टाइल्स की प्रजातियां हैं और लगभग 6,000 के ऊपर मैमल्स की प्रजातियां हैं। आप में से जो लोग IUCN के बारे में नहीं जानते, उनके लिए IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। खैर, IUCN अपनी खुद की रिपोर्ट में कहता है कि दुनिया में जीवों की प्रजातियां उसकी लिस्ट की हुई 21,30,000 प्रजातियों से कहीं अधिक है। विशेष रूप से पेड़ पौधों और फंगी की संख्या बहुत अधिक है। हमारी पृथ्वी पर इतनी विविधतापूर्ण जीवन और इतनी सारी प्रजातियां कहाँ से आई? क्या यह जीवन अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रॉइड से आया है या फिर यह हमारी पृथ्वी पर ही उपजा है? एक समय था जब हमारा ग्रह ज्वालामुखीय गतिविधियों का केंद्र था। यह सब जगह विद्यमान थे, जमीन पर, पानी के नीचे, समुद्र में। इन विस्फोटों ने वातावरण को जीवन को जीने के लिए अनुकूल बनाया। उन्होंने प्रचुर मात्रा में समुद्र में पोषक तत्व छोड़े, जिससे प्रारंभिक जीवन के विकास को बढ़ावा मिला। यह प्रारंभिक जीवन एकल कोशिका वाले जीव थे। उदाहरण के लिए वर्तमान के अमीबा एवं पैरामीशियम की तुलना हम इनसे कर सकते हैं। धीरे धीरे यह एकल कोशिका वाले जीव अनगिनत पीढ़ियों के दौरान जटिल जीवों में परिवर्तित हुए। इससे समुद्र में रहने वाले पहले शुरुआती जीवों एवं शुरुआती पौधों का विकास हुआ। हमारे ग्रह के ग्रीन इंजन कहे जाने वाले पौधों का विकास आखिर कैसे हुआ? यह सब लगभग 1 अरब साल पहले हरे शैवाल के साथ शुरू हुआ। यह पहले सरल जीव थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके भोजन बनाया। समय के साथ साथ यह हरे शैवाल पौधे के रूप में विकसित हुए। उन्होंने जड़ों और पत्तियों जैसी संरचनाओं का विकास किया, जिससे उन्हें जमीन पर फैलने और उपजने में सहायता मिली। सदियां बीतती गई, पौधे और अधिक परिष्कृत होते गए। उन्होंने बीज विकसित किए। बीजों की सहायता से वे और अधिक आसानी से विभिन्न क्षेत्रों में फैलने में सक्षम हुए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आकार, प्रकार और प्रजनन के तरीके अपनाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम पौधे की प्रजातियों की विशाल श्रृंखला देखते हैं। लेकिन पौधे केवल खुद के लिए विकसित नहीं हुए, बल्कि वे जानवरों की उदय की नींव रखने वाले थे। वे खाद्य श्रृंखला की आधारभूत कड़ी थे। समुद्र में जन्मे पुरातन एक कोश के जीवन से जहां एक तरफ हरी शैवाल द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधों का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में छोटे छोटे जीवों का भी विकास हुआ। समुद्र में जन्मे वर्तमान जानवरों के इन पूर्वजों का शरीर बेहद कोमल था। सहारे के लिए उनके पास किसी प्रकार की हड्डियां विद्यमान नहीं थी। तो इन बिना कंकाल और कोमल शरीर वाले जीवों ने समुद्र से भूमि पर आगमन कैसे किया? इससे बड़ा बेसिक प्रश्न यह है कि आखिर ये जीव समुद्र से भूमि पर आए ही क्यों? समय के साथ पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। कल तक जो तापमान भूमि पर अत्यधिक था, वह अब कम होकर जीवन के लिए अनुकूल हो गया था। वहीं समुद्र का तापमान कम होकर कुछ जीवों के रहने के लिए बेहद जटिल हो गया था। यही कारण है कि ऐसे जीवों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए समुद्र से जमीन पर पलायन करने का निर्णय लेना पड़ा। यकीन मानिए, यह सब आसान नहीं था, क्योंकि जमीन पर जीने के लिए इन जीवों को अपने शरीर को सूखने से बचाना था, साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए एवं जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हड्डियों के ढांचे की जरूरत थी। पानी में सांस लेने के लिए कल तक जो तरीके कारगर थे, अब वह जमीन पर बिल्कुल निरर्थक हो गए थे। खुद का दम घुटने से बचाने के लिए इन जीवों को नए तरीके विकसित करने पड़े। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जिनका सामना अपने समय के इन दिग्गजों को करना पड़ा। वास्तविक चुनौतियां तो इससे कहीं अधिक बड़ी थी। माना जाता है कि लगभग 5,000 लाख वर्ष पहले आनुवांशिक परिवर्तनों की घटनाएं तेजी से शुरू होने लगी। इसी समय कठोर कवच और बाह्य कंकाल वाले जानवरों का उद्भव देखा गया। इसे हम कैम्ब्रियन विस्फोट भी कहते हैं। समय के साथ साथ जानवरों ने अपने शरीर में आवश्यक परिवर्तन कर लिए और वह अनेक रूपों में विभक्त हो गए। सबसे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों तक। जानवरों के शरीर और आकार को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु ने भी प्रभावित किया। हिमयुग के दौरान जानवरों ने ठंड की स्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होना पड़ा।
कुछ प्रजातियों ने इंसुलेशन के लिए मोटे फर और वसा की परतें विकसित की, जबकि अन्य कुछ गर्मी के क्षेत्रों में चले गए। कुछ ने हाइबरनेशन में जाने का तरीका विकसित किया। फिर डायनासोरों का युग आया। इस समय पृथ्वी पर इन्हीं का शासन था। डायनासोरों ने शिकार के लिए नुकीले दांतों और पंजों से लेकर ऊंचे पत्तों तक पहुंचने के लिए लंबी गर्दन का अनुकूलन की एक विकसित श्रृंखला विकसित की। माना जाता है कि उनका अंत पृथ्वी पर एक बड़े उनका पिंड के कारण है। डायनासोरों के बाद खाली हुई इस जगह को भरने के लिए स्तनधारी आगे बढ़े। स्तनधारियों ने विभिन्न तरीके, रंग, रूप विकसित किए। रात में आकाश में उड़ने वाले छोटे चमगादड़ों से लेकर सवाना में घूमने वाले विशाल हाथियों तक आज का पशु साम्राज्य अपनी आश्चर्यजनक विविधता के साथ लाखों वर्षों में विकसित किए गए अनगिनत अनुकूलन और जीवित रहने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का परिणाम है। यह थी पृथ्वी पर अब तक जीवन के विकसित होने और फलने फूलने की रोमांचक कहानी। मुझे डायनासोरों के बारे में बात करना बेहद पसंद है। उनके बारे में जानना बेहद रोमांचित करता है। हम सब छोटे हो या बड़े हो, कोई ना कोई साइंस की ऐसी रोमांचक कहानी अवश्य होती है जो हमें सबसे अधिक आकर्षित करती है। मैं सच में जानना चाहूँगा कि आपको कौन सी साइंस की स्टोरी सबसे अधिक रोमांचित करती है। मैं आशीष पीपल ट्री से आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे साइंस की ऐसी ही किसी रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।